हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है आज? Equation of a tangent line at a point on a space curve. इक्वेशन ऑफ Tangent line टेंजेंट लाइन एट ए point पॉइंट on a space curve. ऑन अ Space स्पेस कर्व। आपके पास स्पेस कर्व है, आपने टेंजेंट लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने स्पेस कर्व की क्या पढ़ी थी? नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ी थी। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं? जब आपका जो पोजीशन वेक्टर r है वो s की टर्म में हो तो उसको आप क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। फिर बेटे आपने क्या निकाला था? आपने एक यूनिट वेक्टर निकाला था जो किसके अलोंग निकाला था? टेंजेंट के अलोंग निकाला था। किसके अलोंग निकाला था? Tangent के along. आपने बेटे निकाला था यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट P। क्या निकाला था? dr by ds। ये निकाला, समझ गए? Yes sir. ये क्या करते, क्या था ये? Unit था हमारा, vector along tangent. हाँ, यूनिट वेक्टर को हम कैसे नोट करते थे? इसको आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, Yes sir. डैश लगाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। क्लियर आया समझ में? Yes sir. और इसको आप यूनिट वेक्टर को कैसे नोट करते हैं? वैसे इस cap. ये कैप लगा देते हैं, किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगाई है तो वो क्या बन जाता है? Unit vector. यूनिट वेक्टर बन जाता है। और एक यूनिट वेक्टर की सेकंड फॉर्म भी बताई थी बेटा मैंने, किसके फुल होता है? dr by dt. हाँ, जब ये तो है, जब आपकी नॉर्मल फॉर्म में हो तो तब तो आप यूनिट वेक्टर ऐसे यूज कर लो निकालना। और जब आपका r किसकी टर्म में हो? t की टर्म में हो, तब आप कैसे निकालना सीखो? तब ये हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? Yes sir. यानी क्या हो, ये r Dot. ये कर दे, डॉट का यूज तो विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो Yes sir. और विद रिस्पेक्ट टू s ले रहे हो तो डैश। Dash. क्लियर है ना? ओवर इसका magnitude. तो दो तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना? Yes sir. यूनिट वेक्टर Along अलोंग दी tangent. टेंजेंट निकाल सकते हो। एक दूसरी बात और पढ़ाई थी मैंने, लेंथ ऑफ कर्व की लेंथ निकालनी है। s की वैल्यू कैसे कही थी मैंने? ds का इंटीग्रेशन। Yes sir. और ds की वैल्यू भी आपने निकाली होगी r वेक्टर के मैग्नीट्यूड dt। और रेंज कहां से कहां तक? यहां पर इनिशियल वैल्यू आ जाती थी और यहां फाइनल वैल्यू आ जाती थी। क्लियर है ना? Yes sir. यहां तक हमने क्या सीख लिया था कि किसी भी कर्व की लेंथ कैसे निकलती है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। ओके, यूनिट वेक्टर भी और किसी भी कर्व का क्या नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलती है। क्लियर हो गया? आज का हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑन ए। मान लीजिए स्पेस में कोई कर्व है बच्चों, ये क्या स्पेस में कोई कर्व है, ये बच्चों मैंने कह दिया P और ये क्या कह दिया? क्यू पॉइंट बोल दिया। क्लियर हो गया? Yes. और जिसके विद रिस्पेक्ट मेजरमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन, क्योंकि किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर तो लेना पड़ेगा। Yes, sir. जिसके विद रिस्पेक्ट लेना है उसको O बोल देंगे। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया आपने? R वेक्टर। और Q का पोजीशन वेक्टर मान लिया आपने, ये भी कैपिटल R के साथ नोट कर दिया। समझ में आ गया बेटे ये? Yes sir. ठीक है, तो बल्कि इसको एक्सटेंड ही कर लेंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे? इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऐसे, ठीक है ना? क्या वो पॉइंट बल्कि यहां ना मान के यहां माने आप, तो ये ट्रायंगल लाल यूज हो जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है ना?
तो ओ पी क्यू क्या बन गई ये ट्रायंगल। अब आपने पीछे तो यहाँ पर क्यों मान लिया था, इस कोड को आपने किसमें चेंज कर दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में चेंज कर दिया। अब टेंजेंट की इक्वेशन है, आपने इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर निकालनी है, जो कर्व किसमें है, स्पेस में। तो ये क्या बन गई बेटा, ट्रायंगल बन गई। तो अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहते हैं बच्चों, ओके आपका स्क्वायर। अब ये देखो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो ओ क्यू वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ओपी वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर। क्लियर हो गया ये, यस सर। ठीक है। अब इसको ये क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल इज इक्वल टू ये क्या है, प्लस स्मॉल आर पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू। पी क्यू निकालना है। क्लियर हो गया। यस सर। अब आपको पता है ये पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट किस पर, पी पर। और यूनिट वेक्टर क्या कितना होता है, यूनिट वेक्टर एट पी कितना, यूनिट वेक्टर एट पी, यूनिट वेक्टर एट पी पर वैल्यू क्या है, आर डैश है। ये रहा ना, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जब यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ओपी वेक्टर का कोई ना कोई क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये यूनिट वेक्टर, यानी कि इस टेंजेंट से यूनिट वेक्टर निकालना, कैसे निकालोगे आप, ओ पी क्यू वेक्टर को पी क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये पी क्यू यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ये वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर ये निकल गया, मगर इसका यूनिट वेक्टर तो क्या दे रखा है, आर डैश। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल हुआ, पी क्यू इनटू आर डैश। तो ये क्या मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दो, लैम्डा वैल्यू रख सकते हो आप इसकी। यस सर। समझ में आया या नहीं आया। अब यहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, और आर डैश का तुम तो जानते हो क्या है, आर डैश का मतलब हाँ विद रिस्पेक्ट। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गई। अब ये भी कौन सी फॉर्म में है, जब आपको क्या पता, जब आपको कर्व कैसी किस फॉर्म में रखी है, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव ले रखी है विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो भाई हम इसको किस में निकालना चाहते हैं, मान लिया तो उसमें विद इंटरवल t में निकालना चाहते हैं, तो उसमें बदल लें। तो r डैश का होता है r डैश dr बाय dt, और इसको लिख भी रखा है मैंने, दूसरा नाम क्या है, dr by dt। ये बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता, इसमें कर सकते हैं। तो इसमें पुट किया, देखना r वेक्टर किसके इक्वल आया, r वेक्टर प्लस लैम्डा। ये क्या है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कैसी वैल्यू होगी, ये स्केलर होगी, ये भी स्केलर होगी, दो स्केलरों की डिवीजन भी क्या आएगी, स्केलर आएगी। इसका नया नाम रख दिया लो, तो दोनों फॉर्मूले क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के फॉर्मूले हैं एट पॉइंट P पर। जब आप r किसके टर्म में रखे हो, s के टर्म में ये लगा देना, और उसके टर्म में रखे हो तो दोनों सेम ही है, बस एक इसका स्केलर का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन हाँ, तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म, जैसे इस पॉइंट का नाम क्या है, x y z है, तो OP वेक्टर क्या हो गया, xi क्या हो गया, xi प्लस yj प्लस zk। समझ में आ गया। यस सर। और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर कौन है, कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z, इसके X Y Z मान लिए थे। यस सर। तो O क्यू वेक्टर क्या हो गया भाई, कैपिटल xi प्लस में कैपिटल yj प्लस में कैपिटल zk। समझ में आ रही है बात। यस सर। चलिए भाई बच्चों, अब इसकी वैल्यू देखिए, r डैश वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बड़ा इजीली निकाल सकते हो, यस सर। dx by ds i और उसमें dy by ds
जे प्लस में डी जेड बाई डी एस के। नहीं समझ में आया? अरे आ गया? अगर ये डैश के छोड़िए, यस सर। और ये करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? dx by dt dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो अगर हम इसमें पुट करते हैं, देखो इक्वेशन क्या आती है। अब ये देखो इसको इस साइड ले आएंगे। देखिए ये देखिए थोड़ा कैसे लिखते हैं हम इसको। इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप, क्या हो गया? x माइनस दिस i प्लस y माइनस वाई जे प्लस z माइनस ये कैपिटल Z है, ये स्मॉल z है, k इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लैम्डा dx अपॉन ds प्लस लैम्डा dy अपॉन ds j प्लस में लैम्डा dz बाई ds k। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके i j k के कोएफिशिएंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्डा dx by dt इक्वल करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x minus x ds यही आ जाएगी। यस सर। इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? y minus y by dy by dx। So y z minus z इन दोनों को करोगे z minus z by dz by ds। so that is the equation of Cartesian in Cartesian Cartesian form, equation of tangent, that is the equation of tangent। Cartesian form। नेक्स्ट अगर ये यूज करेंगे तो यहाँ म्यू हो जाएगा यस सर। dx by dt dy by dt dz by dt। बोलो समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आपने एक और इसमें जो रिजल्ट है वो बता देता हूं। ये रिजल्ट करने के बाद हमारी ये पूरी एक्सरसाइज डन हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो उसकी थ्योरी, ये सारी थ्योरी पढ़ाने लग रहा हूं, प्रैक्टिकली वर्क एक दिखाऊंगा भी आपको करके मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ Tangent line tangent line to the curve at the point of intersection of two curves। एक कर्व, वो कर्व को तुमने सीधे रखी f1 दे दी, x y z एक कर्व ये है और दूसरी है ये x y z बच्चों। अब एक कर्व मान लिया ये और दूसरी कर्व ये है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ ना। यस सर। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपने क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आपको इन दोनों से पॉइंट मिल जाएगा इनको सोल्व करने से, ठीक है, यानी कि आपकी ये समस्या तो हल हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, एक्स वाई जेड तो पॉइंट तो मिल जाएगा। मेन बात क्या है? ये चीज निकालनी है, क्या? dx by ds dy by ds dz by ds। ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू s। देखिए करते हैं इसको, d अपॉन विद रिस्पेक्ट टू s और s मान लिया किसके विद रिस्पेक्ट है? x के, प्लस d अपॉन बाई ds और ये हो गया, और नेक्स्ट करली f बाई ये हो गया इसके, सॉरी यहाँ पे यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा क्योंकि ये हो गया ना, ये x की टर्म में है तो इसको ये तो विद रिस्पेक्ट टू पहले y आएगा, ये y हो गया, यहाँ पे z इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। ये नंबर 1 का डिफरेंस आ गया। यस सर। ऐसे नंबर 2 का डिफरेंस लेंगे, कर लिया 2 by कर लिया x। शायद समझ रहे होंगे आप, यस सर। क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पहले ऑलरेडी करवा दिया। पढ़ाए जा चुके हैं। अब फिर वही आपने 10th लेवल का ही काम है इसमें, इन दोनों को सोल्व करना है। ये dx by ds लिखेंगे यहाँ,
यहाँ dy by ds लिखेंगे और यहाँ dz by ds लिखेंगे। बच्चों ये कैपिटल x है, ये समझ लो कैपिटल y, और ये 1 होता था ना, सोल्व करते थे, इसको करते थे, इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हमने कौन सी चीज लिखी है, ये तो वेरिएबल का रोल प्ले करेंगे। ये d कैपिटल में लिखो, क्योंकि आगे फर्दर ये किसी z s y s की ही टर्म में है। अगर होता ये 2 या 3 वेरिएबल कर ली करता, अब टोटल ही हो जाएगा। यहां से बेटे आप निकाल सकते हो, इसको करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली f1 y f2 y कर ली z। समझ में आ रहा है ना? यस सर। और ये हो जाएगा कर ली f2 y कर ली y इंटू में कर ली f1 y कर ली z। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट dy by इसके नीचे क्या हो जाएगा? कर ली f1 by हाँ, इसको आप कर लें तो क्या हो जाएगा, ये कर ली f1 by कर ली z इंटू में कर ली f2 by कर ली कर ली f2 ये सॉरी कर ली f2 by कर ली x माइनस में कर ली f1 by कर ली f1 by कर ली x इंटू में कर ली f2 by कर ली z। ओके, यस सर। नेक्स्ट इसको करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन, कर ली f1 by कर ली x इंटू में कर ली f2 by कर ली f2 by में कर ली x माइनस में कर ली f1 अब ये y आएगा सर, कर ली f2 by हाँ y आएगा बेटा। अब ये कर ली f2 by कर ली x कर और ली कर ली f1 कर ली by कर ली y। क्लियर हो गया? यस सर। ये किसी नंबर के इक्वल मान लो, किसके इक्वल मान लो भाई, लैम्डा के इक्वल मान लो। Yes. तो यहाँ से dx by ds की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। dy by ds की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कर लेंगे Yes. ऐसे ही dz by और यहाँ पर पुट कर लेंगे ये वैल्यू, तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लैम्डा की टर्म में आएगी देखिए हमारे पास। बेटे इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है ना वो कैंसिल हो सकता है, तो कॉमन फैक्टर लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यही वैल्यू यूज हो जाएंगी इसमें। ठीक है सर। ठीक है ना, यही वैल्यू यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। आप देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए सभी बच्चे एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपने क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत इसमें कंफर्म है, क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। हाँ, क्या क्वेश्चन है भाई? देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पर? एट अ पॉइंट t एट t इक्वल टू 1 पर। ठीक है, और जो r2 कर्व क्या है, कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी 2d कर्व, उसको बना लो r की टर्म में बना लो। क्या होता है r वेक्टर? xi प्लस yj प्लस zj, ऐसे लिख लो ना। यस सर। लिख सकते हैं, ये कोई जरूरत भी नहीं, जैसे xi प्लस yj प्लस में zk। यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है? 1 प्लस t 1 प्लस t है, y की वैल्यू क्या गिवन है? माइनस t स्क्वायर क्या बेटी? माइनस t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों देखो आपका जो r है किसकी टर्म में है? t x y z। अब x y z किसकी टर्म में है? t की टर्म में t है। की टर्म में, तो t की टर्म में तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, t वाला ये लग जाएगा। यस ठीक है सर। ना? ठीक है, ये लग जाएगा, और ये dx by ds लिखा हुआ है, ये dx by dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए भाई। पहले तो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट पुट कर लूंगा 1, t पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2। क्लियर हो गया ना? तो पॉइंट तो आपको पता चल गया, पॉइंट p की वैल्यू क्या है? 2 -1 2y। अब dx by dt की वैल्यू भी निकाल लो, 1 dy by dt की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। dz by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t, और t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2। तो सारी बातें आ गई है, इसमें पुट करनी है तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी किसकी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ओके, समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया सर। हाँ बेटा, हाँ, एट पॉइंट t इक्वल टू 1, t की वैल्यू 1 पुट की ना मैंने, तो x y z की वैल्यू निकल गई।
जी सर। जैसे मैंने टी की वैल्यू निकल पुट की तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई ना उसके करस्पॉन्डिंग, तो एक्चुअल पॉइंट तो ये है ना, इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये पता चल गया, तो डी एक्स वाई ये भी डेरिवेटिव लेने थे, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरी फॉर्म कौन सी है इसकी जगह, उसकी जगह ये डी एक्स वाई एस की टर्म में ये है, टी की टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह टी यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड एग्जांपल में शो दैट टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व व्हिच इक्वेशन रेफर टू एक्स वाई जेड दे रखा है ना, यस सर। नो का टेंजेंट इस लाइन के साथ ये क्या दे दिया बेटे, जैसे ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। चलो एक ये टेंजेंट की इक्वेशन है, एक कह रहा है कि भाई एक लाइन और है जिसका नाम क्या है, x इक्वल टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। y आगे सर x नहीं है। कहां बेटे? y इज इक्वल टू यहाँ, आगे y इज इक्वल टू z माइनस x इज इक्वल मैं देख लेता हूं क्या है, x y इक्वल टू z माइनस x जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है ना? यस सर। आपने इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। तो दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते थे आप प्लस 2 क्लास में, बताइए बेटा। फॉर्मूला cos थीटा। दो, हाँ, अगर दो लाइनें हैं, मान लिया इसकी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला दोनों के बीच में, ये है। यस सर। ये समझ में आया? Yes. डायरेक्शन रेशो अगर हो जाएंगे a1 b1 c1 और उसकी a2 b2 c2 हो जाए a1 का स्केल तो फिर मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड Yes, करना sir. है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इन दोनों की डायरेक्शन कोसाइन अगर पता चल जाए तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो भाई इसकी डायरेक्शन कोसाइन कौन सी है बच्चों, कोई बताएगा डायरेक्शन कोसाइन कौन? जैसे मैंने इसकी इक्वेशन निकाल ली, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन कौन है? ये एक लाइन ही है, लाइन की इक्वेशन नहीं है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। अगर उसका एक पॉइंट पता हो, x minus x1 by a। हाँ, ये किसका रोल प्ले कर रही है? a b c डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन का रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब क्या पता चल गया, ये किसका रोल प्ले कर रही है, ये डायरेक्शन कोसाइन का रोल प्ले कर रही है। और डायरेक्शन कोसाइन भी नहीं है तो बना लेंगे हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करके बना लेंगे। यस सर। नहीं समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या पता चल गया, आपको टेंजेंट की डायरेक्शन कोसाइन पता है, आपको टेंजेंट की डायरेक्शन कोसाइन पता है। अब नहीं भी पता है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, टेंजेंट का यूनिट वेक्टर निकाल दो। आर वेक्टर दे रखा ना, आर वेक्टर का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू किसके, एस के कर दो, क्योंकि एस क्या दे देगा, डायरेक्टली यूनिट वेक्टर दे देगा। यस सर। जो ये यूनिट वेक्टर के आई जे के का कोएफिशिएंट है, ये क्या हो जाएंगे, अरे इसका तो मैग्नीट्यूड ये किसके अलोंग है, किसके अलोंग है, ये जो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, किसकी डायरेक्शन में है, अरे डायरेक्शन किसकी में है, ये जो यूनिट वेक्टर मैंने निकाल रखा है, आर से मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है, ये किसकी डायरेक्शन में है, ये इसकी डायरेक्शन में है, इसकी में है, इसकी में, किसकी डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है। आई बात समझ में नहीं? तो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन, तो जो आई जे के कोएफिशिएंट आएंगे वो क्या होंगे, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होंगे। और वही डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, सेम होती है। डायरेक्शन रेशो तो वो हो सकती है डिफरेंट, उनका डायरेक्शन रेशो का रेशो तो सेम होता है, दोनों दो लाइनें अगर पकड़ लो, जब ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, सेम होगी। तो यूनिट वेक्टर की निकाल लो। आर वेक्टर क्या है भाई आपका, आर वेक्टर क्या है बच्चों, 3t i हाँ बोलना एक बार, 3t आई है प्लस 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर हो गया j कैप प्लस 2t क्यूब हो गया। Yes. भाई बच्चों ये आर वेक्टर है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, t है, तो dr by dt निकाल दो। जो Yes, पहले sir. s में तो है नहीं है, s में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, t में निकाल ले, t के लिए ये फॉर्मूला यस सर। नहीं समझ में, t के लिए ये हो जाएगा। तो भाई बच्चों क्या हो गया, 3i कैप 3i प्लस में 6t j कैप प्लस और 8t स्क्वायर की।
अच्छा अब पॉइंट भी दे रखा, किस पॉइंट पर निकालना? 6 आएगा सर वहां पे। कोई बात नहीं, लिख देंगे बेटा, पॉइंट तो नहीं दिया, नो सर, कोई बात नहीं। अब क्या ले लूंगा मैं? इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर निकल गया और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन पता चल गई, तो समझ ले वही किसकी डायरेक्शन कोसाइन है, टेंजेंट की है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइन पता होनी चाहिए आपको। यस सर। तो इसका मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगी? यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन है वही क्या होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर और टेंजेंट के ही क्या है, अलोंग है, उसी के अलोंग है। यस सर। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा भाई 6 9 प्लस 36 t स्क्वायर प्लस 36 t की पावर 4 पर होगी, ये हो जाएगा। यस सर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन को साइन L1 की वैल्यू कैसे है, बोलो L1 की कोई बच्चा 3 के डिवाइड बाय में रूट ऑफ 9 बिल्कुल 9 प्लस 36 t स्क्वायर प्लस 36 t 4 रूट, और भाई M1 की वैल्यू 6t अपॉन में 9 प्लस में 36 t स्क्वायर प्लस में 36 t की पावर 4। क्लियर हो गया? और N1 क्या हो गया, 6t स्क्वायर ओवर में 9 प्लस 36 प्लस में 36 t की पावर 4 ये स्क्वायर ये रूट। एक की तो पता चल गई, यस सर। इसकी निकालनी है, इसकी दूसरे की निकालनी है, तो दूसरे की कैसे निकालें? देखो बच्चों, y इक्वल टू 0 हो गया और ये z माइनस x इक्वल टू 0 हो गया, तो z किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, z किसके इक्वल हो गया, x के हो गया। क्लियर हो गया यहां तक तो बात सभी को? यस सर। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे। इसकी डायरेक्शन को साइन कैसे निकालेंगे आप? ये इनटू लैम्डा कर दो, तो y अपॉन क्या हो गया, 0 हो गया ना, ठीक है। यस सर। ये भी किसी ना किसी, ये कितने मल्टीपल है लैम्डा का, जैसे ये भी आप ये लगा लो 0 इंटू लैम्डा हो गया ना ये, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर केस बना लेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू ये कर लेंगे, तो z अपॉन 1 x अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू ये तीनों आ जाएंगी, तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे, x अपॉन 1 y अपॉन 0 और z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये इस लाइन की क्या आ गई, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन कहां आ गई बेटे, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखिए, बढ़ेगी डायरेक्शन कोसाइन। एकदम से बोल सकते हो तुम, पता है नहीं आप लोगों को, डायरेक्शन रेशियो है फिलहाल, डायरेक्शन कोसाइन तो जीरो होता जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, तो ये डायरेक्शन रेशियो होगी लाइन की, क्या है डायरेक्शन रेशियो, 1 0 1 आई, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, 1 ओवर रूट 2 0 1 ओवर रूट 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट 2 होगा ना, तो ये L2 आया, ये M2 आया, ये N2 आया, और आपने उस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो आप दोनों के बीच का क्या निकाल लोगे, एंगल निकालेंगे, एंगल निकाल लोगे। ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल ही इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, वो इससे रिलेटेड है। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, ये दो कर्वें दे रखी, दोनों कर्वें, एक को नंबर 1 लिख दिया, दूसरे को नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या काम किया, नंबर 1 का क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, देखो यस सर, बुक में देखिए आप, पहली कर्व का पार्शियल डेरिवेटिव लिया होगा ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस, दूसरी का भी लिया, देखिए इन्होंने t से लिया है, दोनों का t, कोई बात नहीं, टी से ले लो बेटा, क्या दिक्कत है, जी सर लिया है, दिक्कत कोई नहीं है, टी से ले लो, हमने विद रिस्पेक्ट टू एस ले लिया, मैंने ये मान लिया था कि आर किसकी टर्म, ये दोनों कर्व किसकी टर्म में है, एस की, यानी कि नॉर्मल कर्व है ये, और इसमें बुक में क्या दे दिया भाई, टी की टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर लिया, दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू टी कर लिया, तो यही फॉर्मूला लगाया, तो आपकी dx by dt, dy by dt और dy by dz by dt निकल आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहां पर पुट कर देंगे, यस सर, क्लियर होगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन टेंजेंट, आ जाएगी, क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी किसी पॉइंट के ऊपर, और जो कहां करो वो स्पेस में, स्पेस करो की निकली थी, समझ में आया या नहीं आया, आगे सर, ठीक है ना। और डेफिनेट है, क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना,
आपका यहां से 4th यूनिट के क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। आपका जो लास्ट सेक्शन ये रहता है उसके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं आज से। आपको क्या मिलेगा, एक पार्ट जो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले का एक पार्ट आपका आज तैयार हो गया, आज तैयार हो गया। ठीक है, जी सर। तो इस पर मेहनत करो, आसान आसान से टॉपिक है, इनको कवर करो। ठीक है, एग्जाम भी नजदीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करो, और आसान टॉपिकों को छोड़ो ही मत, इतने आसान टॉपिक नहीं मिलेंगे कहीं भी। ठीक है, तो ठीक है, फिर कल को मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, फिर बाय 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 सभी को भाई।